स्टूडेंट्स, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 में आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा है टेम्परेचर रेगुलेशन का। टेम्परेचर रेगुलेशन में जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वो है जी होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, शॉर्ट से इंट्रोडक्शन है। हमारी जो बॉडी है या बॉडी के सेल्स हैं, एनिमल बॉडी को या एनिमल इवन प्लांट सेल्स की भी अगर हम बात करें, सिंपल में ये कह लें कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को या ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर किसी भी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन आती है, किसी भी किस्म का कोई चेंज आता है, वो अपने फिक्स कंसंट्रेशन से इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं, तो इस सूरत में जो बॉडी है या जो सेल है उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली वैसे तो नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बगैर बॉडी का या सेल का प्रॉपर फंक्शन करना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वो मेन रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं कि बॉडी को बेस्ट और एक्यूरेट वर्क करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक्यूरेट और करेक्ट कंसंट्रेशन हो किस चीज़ की, टेम्परेचर की, वाटर लेवल की एंड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है, इन ये 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने के लिए बॉडी के पास एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है या सेल के पास एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू बॉडी के अंदर या सेल के अंदर इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो एक फिक्स लेवल तक रखी जाती है, जिसपे कि बॉडी या सेल जो है वो एक्यूरेट वर्क कर रहा होता है। ठीक है, वो वाला मैकेनिज्म कौन सा होता है, वो मैकेनिज्म होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? डेफिनेशन: द मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करना, उसको होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है। अब इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर उसका टेम्परेचर भी आ जाता है, वाटर लेवल भी आ जाता है और ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो टेम्परेचर रेगुलेशन का है, यानी कि हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो होम्योस्टेसिस के तीनों मेथड्स में से जो है वो तीनों जो इनके मेन गोल्स हैं उनमें से जो टेम्परेचर रेगुलेशन का गोल है उसको हम जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि एनिमल्स की जो बॉडी है या तो वार्मर होगी या कोल्ड होगी। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। तकरीबन ऑल मैमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट होता है। अगर बॉडी जो है वो हॉट एनवायरनमेंट के अंदर होती है देन भी उसका इंटरनल टेम्परेचर 37 होता है, और अगर बॉडी जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती है देन भी उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो स्टिल 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अब ये कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन हो जाता है? वो होम्योस्टेसिस का प्रोसीजर है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली जनरल वे में देखें तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी को कूल डाउन कैसे करते हैं, यानी कि अगर वो वार्मर इन्वायरमेंट में है, समर सीजन में है, तो उस सूरत में वो अपनी बॉडी को कूल डाउन कैसे करेंगे? कूल डाउन करने के लिए उसके पास स्वेटिंग का मैकेनिज्म होता है। बॉडी जो अगर हॉट इन्वायरमेंट के अंदर होती है तो बॉडी के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्टिमुलेट करते हैं और स्टिमुलेट करने के बाद वो स्वेट रिलीज करते हैं। ठीक है, स्वेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में बॉडी के ऊपर आता है, स्किन के ऊपर आता है और स्किन से वो जो है वो अवेपोरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, स्किन लिक्विड से जब वो गैस में चेंज होता है अवेपोरेशन के थ्रू, तो ये जो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू उसको अवेपोरेट करवाया जाता है, उसके लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से ली जाती है? बॉडी से। ठीक है, क्योंकि हॉट इन्वायरमेंट के अंदर है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसकी फिक्स कंसंट्रेशन से 37 से ज़्यादा है। ठीक है, अब 37 से ज़्यादा है तो उसको लो करने का मैकेनिज्म ये है कि किसी तरीक़े से बॉडी की जो एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, ताकि एनर्जी के यूज़ करने से उसका जो टेम्परेचर है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो और उसका जो टेम्परेचर है वो लो हो। तो उसके लिए एवेपोरेशन करवाई जाती है स्वेट की, और स्वेट की जो एवेपोरेशन होती है उसमें हीट जो है वो बॉडी से लेके हीट यूज़ की जाती है। इस तरह से जो बॉडी की हीट होती है वो हीट लॉस होती है और बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है।
इसके अलावा सेकंड इनके अंदर जो मैकेनिज्म आता है कूल डाउन करने का वो होता है वैसोडिलेशन। वैसोडिलेशन क्या होता है? ये बेसिकली डेलिएशन मतलब होता है किसी चीज़ का डेलिएट करना, किसी चीज़ का फैल जाना, एक्सपेंड करना। और जो वर्ड है वैसो, वैसो का जो वर्ड है ये वेसल से निकला है और मेनली यहाँ पे इससे मुराद जो है वो ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स हमें पता है कि अंडर द स्किन प्रेजेंट होती हैं। स्किन की जो हमारी जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और ब्लड के अंदर जो है बॉडी की जो मोस्ट ऑफ द हीट होती है वो ब्लड के थ्रू ही बॉडी के अंदर जो है वो एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, अब स्किन के बिल्कुल नीचे जो है वो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और कैपिलरीज के अंदर जो है वो ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की सूरत में जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड की जो अमाउंट होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। ब्लड के अमाउंट इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो बिल्कुल स्किन के पास है, कैपिलरीज बिल्कुल स्किन के नीचे हैं, यानी कि इजीली वहाँ से जो हीट है वो बॉडी से बाहर मूव कर सकती है। अब ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, यानी कि कैपिलरीज जो है वो एक्सपैंड कर गई हैं, वो मज़ीद जो है वो स्किन के यानी कि एक्टोडर्म के करीब आ गई हैं। ठीक है, तो एक्टोडर्मस के मज़ीद क्लोज आने की वजह से जो हीट होगी ब्लड के अंदर वो ईजीली जो है वो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, यही वजह होती है कि जब बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस सूरत में जो स्किन होती है वो रेडिश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो चुका होता है। इसके बाद अगर जो है वो एनिमल कोल्डर इन्वायरमेंट के अंदर होंगे तो अपनी बॉडी को वार्म अप कैसे करेंगे? वार्म अप करने के लिए जो मेथड है वो है वैसो कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन किसी चीज़ को कंस्ट्रिक्ट करना, किसी चीज़ को दबाना या उसका जो है वो सुकड़ जाना, और वैसो अगेन जो है वो ब्लड वेसल्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऑपोजिट होता है वैसोडिलेशन के। वैसो कंस्ट्रक्शन के केस में क्या होता है कि कैपिलरीज जो कि स्किन के अंडर प्रेजेंट होती है वो कंस्ट्रक्टेड हो जाती है, यानी कि बिल्कुल सुकड़ जाती हैं और एक्टोडर्मस से काफ़ी फासले पे चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो हीट होती है ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा जो है वो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हीट जो है वो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा या रेगुलरली जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो सारी की सारी बॉडी के अंदर ही जमा होगी और ऑटोमेटिकली बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाएगी। इसके अलावा सेकंड जो मेथड होता है वो होता है पिलियो इरेक्शन का मेथड। पिलियो इरेक्शन मेथड में क्या होता है, जिसको हम आम ज़बान में गूस बम्प या फिर चिकन स्किन मेथड भी कहते हैं। गूस बम्प या चिकन स्किन मेथड में क्या होता है कि जो बॉडी के हेयर्स हैं वो स्टैंड अप हो जाते हैं। ठीक है, हेयर्स के स्टैंड अप होने की वजह से उनके अंदर जो है वो खाली स्पेस, एयर स्पेस आ जाती है। उस एयर स्पेस के अंदर एयर को जो है वो ट्रैप किया जाता है और एयर जो होती है वो वार्म करती है बॉडी को। ठीक है, उसका टेम्परेचर बॉडी से ज़्यादा होता है। जैसे ही वो बॉडी के साथ ट्रैप करती है, हेयर्स के अंदर ट्रैप करती है, तो उसके अंदर से जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के अंदर जाता है और इसकी वजह से बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाती है। उसके बाद सेकंड इसका टॉपिक है जी थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। थर्मो रेगुलेशन जी है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि हमने इस चैप्टर के अंदर मेनली जो है वो टेम्परेचर की रेगुलेशन पढ़नी है। तो होम्योस्टेसिस जिसके अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए उस प्रोसीजर को बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, या फिर आप इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज। ठीक है, अगर हम ये बात कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 37 पे फिक्स है। वो 37 से 38 पे चला गया या 36 पे चला गया तो जो बॉडी है वो अपना फंक्शन रोक देगी, बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी और खुदा ना खास्ता कोई डिजीज़ या डेथ काज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने से मुराद ये है कि उसकी जो एक्सेप्टेबल रेंज है, एक्सेप्टेबल रेंज क्या होती है, टॉलरेंट रेंज, यानी कि बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर बियर कर सकती है और कम
कम से कम कितना टेम्परेचर बियर कर सकती है, ये उसकी एक्सेप्टेबल रेंज या फिर उसकी टॉलरेंस रेंज है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का मेन मकसद ये होता है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट को उसकी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर रखता है। इसी तरह जो थर्मल रेगुलेशन होता है, ये भी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी के टेम्परेचर को उसकी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर रखेगा ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। इसके आप एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर एक जो है वो एरिया है, उसके अंदर डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट एनवायरनमेंट से आए हुए जो है वो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग कर रहा है और उनके कंट्री का जो एनवायरनमेंट होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लेकिन वो सब जब सारे मिलके जो है वो एक ही जगह पर रहेंगे तो वो इजीली जो है वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं थर्मल रेगुलेशन के बॉडी को? एडवांटेज ये होते हैं कि इसकी वजह से एरोबिक मेटाबॉलिज्म का लेवल हाई हो जाता है, और एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लेवल के हाई होने की वजह से बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, लाइक किसी चीज़ का फ्लाई करना, कोई काम करना, जब एरोबिक मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म के हाई होने की वजह से जिस्म को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करके हम किसी भी एक्टिविटी को, अपने किसी भी काम को जो है वो ज़्यादा देर तक कर सकते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में प्रोवाइड की जा रही है। सेकंड जो इसका एडवांटेज होता है वो ये होता है कि ये टेरेस्ट्रियल लिविंग को इनेबल करता है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो इस काबिल होती है कि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जहाँ के पे जो कि टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि एक नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है या एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो उस टेम्परेचर को बियर ही नहीं कर सकता। लेकिन इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर के बावजूद वहाँ पे जो है वो ज़िंदगी पाई जाती है। उसकी रीज़न यही है कि थर्मल रेगुलेशन के थ्रू उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो आउटसाइड का जो बॉडी टेम्परेचर है उसके हाई होने से इंटरनल बॉडी पे जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज भी हैं इसके कुछ। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो थर्मल रेगुलेशन है वो एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव इस तरह से है कि अगर जो है वो इंसान नॉर्मली ये होता है कि जब काम करेंगे तभी एनर्जी यूज़ होगी, और अगर कोई एनिमल जो है वो वर्क नहीं कर रहा तो इस मीन कि उसकी एनर्जी भी यूज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन थर्मल रेगुलेशन के दौरान क्या होता है कि अगर फिजिकली कोई काम नहीं भी किया जा रहा, उसके बावजूद इंटरनली जो है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से जो थर्मल रेगुलेशन का मैकेनिज्म है वो जारी है, वो टेम्परेचर को लो या हाई बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूसली कंज्यूम होती रहती है। यानी कि अगर हम एट रेस्ट भी बात करें तो एट रेस्ट जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 20 सेल्सियस तक होता है। तो एट रेस्ट पे भी जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर 1300 to 1800 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो पर डे के लिहाज से यूज़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा चाहिए। मेटाबॉलिज्म की सूरत में होगा जब कंटिन्यूसली फूड लेते रहेंगे। अगर जो है वो फीडिंग नहीं की, खुराक नहीं खाई, उसके सूरत में मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो एनर्जी भी स्लो हो जाएगी। अब एनर्जी स्लो होगी तो उस सूरत में थर्मल रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थर्मल रेगुलेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसको कंटिन्यू करने के लिए, इसको प्रॉपर तौर पर कैरी करने के लिए जो है वो इंटरवल्स के साथ या एक रेगुलर पैटर्न से जो है वो फीडिंग करनी पड़ती है। अगर फूड कंज्यूम नहीं करेंगे तो उस सूरत में ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मेथड्स ऑफ थर्मल रेगुलेशन में दो मेथड्स आते हैं, अडेप्टेशंस होती हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अगर हम अडेप्टेशंस की बात करें तो अडेप्टेशंस में 3 टाइप ऑफ अडेप्टेशंस आती हैं, दैट आर फिजिकल अडेप्टेशन, बिहेवियरल अडेप्टेशन एंड सर्कुलेटरी अडेप्टेशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में चेंज आता है रेट ऑफ हीट एक्सचेंज में, इसके अलावा एवेपोरेटिव हीट लॉस के अंदर चेंज आता है, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन में चेंज आता है, और रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के अंदर चेंज आता है। सबसे पहले अडेप्टेशन से स्टार्ट करते हैं। जो तीनों टाइप के अडेप्टेशन है उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट है जी फिजिकल अडेप्टेशन, यानी कि फिजिकली जो है वो अपनी मर्जी से जो एनिमल होता है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को, अपना जो लाइफस्टाइल होता है वो कुछ इस तरह से कर लेता है कि टेम्परेचर जो है वो उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं करता। जैसे कि अगर हम जो है वो विंटर इन्वायरमेंट की बात कर लें तो एनिमल की बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, फुर होती है और फीदर्स होते हैं जो कि इनकी इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का काम इस तरह से करते हैं कि सर्दियों के दौरान जो है वो अपने हेयर्स के अंदर जो है वो एयर ट्रैप कर लेता है, जो उसके फर होते हैं और फीदर्स होते हैं वो उसकी बॉडी को ढांप के रखते हैं और उसके अंदर फैट की भी काफ़ी ज़्यादा मकदार होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी इंसुलेट रहती है और हीट लॉस नहीं होती। इसी तरह अगर गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों के अंदर जो है वो ये इंसुलेशन लेयर हेयर और फीदर जो है वो अपने हेयर और फीदर या फुर को जो है वो शेड ऑफ कर देता है, गिरा देता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो एक्सपोज हो जाती है एनवायरनमेंट से और हीट जो है वो ज़्यादा लॉस होती है, तो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है इसकी वह है जी बिहेवियरल अडेप्टेशन। ठीक है, बिहेवियरल अडेप्टेशन में जो है वो अडेप्टेशन आती है ग्रॉस मूवमेंट की। ग्रॉस मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ लार्जर बॉडी मसल्स। ठीक है, जैसे कि लिम्ब मसल हो गए, शोल्डर मसल्स हो गए। अक्सर है कि अगर गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है तो उस सूरत में एनिमल्स, इवन हम अपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ज़्यादा गर्मी की सूरत में या ज़्यादा सर्दी की सूरत में ऑटोमेटिकली हमारे जो हाथ होते हैं या हमारे जो लेग्स होती हैं या आर्म्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ग्रॉस मूवमेंट्स होती है जिसमें हम अपने लार्जर बॉडी मसल्स को जो है वो मूव करते हैं, क्योंकि लार्जर बॉडी मसल्स की मूवमेंट से अगर हम समर की बात करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई है तो उस सूरत में एनर्जी को कंज्यूम करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आर्म्स को या लेग्स को मूव करेंगे, तो जो हमारे मसल्स की मूवमेंट है उसके लिए बॉडी से एनर्जी रिलीज़ होगी, बॉडी की एनर्जी जो है वो यूज़ होगी, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर लो होता जाएगा। इसी तरह सर्दियों में देखा होगा कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो हम अपने आर्म्स को जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं, खासतौर पर शोल्डर्स के ऊपर हाथ रख के जो है वो सर्दी को कंट्रोल करने की। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली शोल्डर के ऊपर जो है वो हैंड रख लेता है इंसान। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि उस सूरत में जो मसल्स की एक्टिविटी है उसको लो किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं की जाती या बहुत ज़्यादा जो है वो मसल्स की वर्किंग नहीं करवाई जाती, ताकि हीट जो है वो कम से कम यूज़ हो और उस सूरत में जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा इसमें अडेप्टेशन होती है हडलिंग। हडलिंग होती है डिक्रीज सरफेस एरिया एंड हीट लॉस, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो अगर उसने हीट लॉस करनी है तो वो बिल्कुल एक्सपैंड करके बिल्कुल जो है वो एक ओपन वे में जो है वो लेटते हैं या बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बिल्कुल फैली हुई होती है और हीट जो है वो वहाँ से ज़्यादा लॉस होती है। अगर जो है उन्होंने हीट को मेंटेन करना है तो मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं कि अपने बॉडी एरिया को डिक्रीज करते हैं, यानी कि सिमट के बैठते हैं, थोड़ा जो है वो क्लोज होकर बैठते हैं, जैसे कि सर्दियों में जो है वो एक दूसरे के साथ साथ कंजस्टेड होकर बैठा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की जो हीट होती है वो कम लॉस होती है। ठीक है, उसके बाद रीलोकेटिंग का आता है। रीलोकेटिंग में क्या होता है कि एनिमल्स होते हैं वो कोई शेडेड एरिया फाइंड करते हैं, किसी साए वाली जगह पे चले जाते हैं, या फिर अगर सर्दी है तो वो धूप के अंदर आते हैं और सन के अंदर जो है वो बास्किंग करते हैं, यानी कि सन बाथ वगैरह जैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा बिहेवियरल अडेप्टेशन में ट्रॉपर्स होते हैं। ट्रॉपर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर जो है वो अगर समर की बात करें तो दिन के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वो दिन के टाइम में जो है वो ज़्यादा अपने आप को जो है मोस्टली स्लीपिंग कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, स्लीपिंग कंडीशन में इस तरह से रखते हैं कि उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है स्लीपिंग कंडीशन में वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो है वो एनर्जी जो है कंजर्व होती रहती है। इसके अलावा हाइबरनेशन होती है जो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रॉपर है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए जो है वो स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं, और जब तक स्लीपिंग कंडीशन में रहते हैं बॉडी की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती, तो जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है उसको यूज़ करके वो टेम्परेचर को ही रेगुलेट करते रहते हैं। एस्टिवेशन होती है। एस्टिवेशन समर के अंदर होती है, जिसमें भी एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए जो है वो स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि वो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग मतलब एक्टिविटीज़ को डिक्रीज या इंक्रीज़ करने से जो एनर्जी की अमाउंट होती है वो भी डिक्रीज और इंक्रीज़ होती है, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है।
सर्कुलेटरी एडेप्टेशंस होती हैं। सर्कुलेटरी एडेप्टेशंस में जो मैकेनिज्म होता है वो होता है काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म में देख सकते हैं कि जो ब्लड आर्टरीज के अंदर होता है वो वार्मर होता है देन वेन्स के ब्लड से, ठीक है। तो आर्टरीज के ब्लड, जब आर्टरीज और वेन्स जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ साथ जो है वो मूव कर रही हैं। तो जब वो साथ साथ मूव करती हैं तो आर्टरीज के ब्लड से जो हीट होती है वो वेन्स के ब्लड की तरफ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी हीट जो है वो लॉस हो जाती है और वेन्स वाले ब्लड की हीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है और उनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो उसके अंदर पहला चेंज आता है हीट एक्सचेंज के अंदर। हीट एक्सचेंज का जो चेंज होता है वो वैसो कंस्ट्रक्शन और वैसो डेलिएशन के थ्रू होते हैं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से वैसो कंस्ट्रक्शन और डेलिएशन होती है, ठीक है। यानी कि ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रक्ट करती हैं या फिर डेलिएट करती हैं। इसके अलावा रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन में चेंज आते हैं, ये स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट की वजह से आता है। स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हीट की जो प्रोडक्शन होती है वो बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ज़्यादा भारी काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ज़्यादा होगी और हीट जो है वो लो होती जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हैवी वर्किंग नहीं है तो एनर्जी कम यूज़ होगी और हीट जो है वो बॉडी के अंदर कंजर्व होती जाएगी। इसके अलावा रेट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होता है जो कि कुछ हार्मोन्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो फैट टिश्यूज़ होते हैं वो भी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं और मेटाबॉलिज्म के हाई और लो होने से डायरेक्टली जो है वो हीट भी हाई और लो हो जाती है। उसके बाद है जो टेम्परेचर है, जिसको हमने डिस्कस किया कि इतने मैकेनिज्म्स के थ्रू जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के अंदर रेगुलेट किया जाता है। तो इसको रेगुलेट क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरी है इसको रेगुलेट करना। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट ना किया जाए, मेंटेन ना किया जाए एक फिक्स लेवल पे, तो उस सूरत में उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर और एनिमल लाइफ। सबसे पहले टेम्परेचर और सेल की बात करें तो सेल के बहुत से जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए एक टेम्परेचर रेंज फिक्स होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है, उनके लिए एक फिक्स रेट होती है कि इस टेम्परेचर पे वो अपना जो वर्क है वो एक्यूरेटली कर लेंगे। अगर उस टेम्परेचर से जो है वो किसी किस्म की फ्लक्चुएशन आती है उस सूरत में उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी वर्किंग नहीं कर पाते और वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम प्रोटीन्स की एग्जांपल ले लें तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो लो होने की सूरत में जो सेल की प्रोटीन्स होती हैं वो या तो आइस फॉर्म में आइस में चेंज हो जाती हैं या फिर उनके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है वो रिमूवल हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो वो कोगुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से भी वो अपना फंक्शन नहीं कर पाती। यानी कि ना तो मिनिमम टेम्परेचर पे जो है वो सेल प्रॉपर फंक्शन करता है, ना ही मैक्सिमम टेम्परेचर पे प्रॉपर फंक्शन करता है। जैसे टेम्परेचर जब 0 पे होता है तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा होता। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता जाता है सेल का जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होती है और एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे आके उसकी जो एक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा पीक पे होती है और ये वो टेम्परेचर होता है जो कि उसको फंक्शन करने के लिए चाहिए होता है, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो ज़्यादा इंक्रीज़ करने की सूरत में फिर उसकी जो एक्टिविटी रेट है उसके अंदर किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, बल्कि वो उसकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो उसका फंक्शन है, जो उसकी एक्टिविटी है वो लो होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता लो होते होते बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आके वो सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म है, यानी कि अगर मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स का हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं टेम्परेचर के लिए। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। एंजाइम के अंदर भी सेम मैकेनिज्म होता है कि अगर एक लिमिट तक टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन उस लिमिट के बाद जो उनकी एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाती है और एंजाइम्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं।
उसके बाद रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो गोनेड्स की मैच्योरेशन होती है या गैमेटोजेनेसिस होती है, उसके लिए भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उस फिक्स टेम्परेचर के अंदर ही गोनेड फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस हो सकती है, और ये जो टेम्परेचर होता है ये हर स्पीशी का अपना अपना फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है वो सीज़न ब्रीडिंग सीजन को भी डिटरमाइन करता है। ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर गैमेटोजेनेसिस के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है वो मोस्टली समर ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि वो समर के दौरान ब्रीडिंग करते हैं। और ऐसी स्पीशीज़ जिनके गैमेटोजेनेसिस लो टेम्परेचर में होती है वो मोस्टली विंटर ब्रीडर्स होते हैं और वो विंटर में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है वो उसके फेकंडिटी रेट पे भी जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। फेकंडिटी रेट क्या होता है? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड फेकंडिटी ऑफ एनिमल्स। अब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है जी द टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन अ लाइफ ऑफ एनिमल, ठीक है। यानी कि एक एनिमल जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कितने गैमेट्स रिलीज़ करता है, कितने गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है ये टेम्परेचर के लिहाज से चेंज होती है। जैसे कि अगर आप एक इंसेक्ट की एग्जांपल ले लें तो इंसेक्ट्स के अंदर जो नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस का टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में एक नॉर्मल इंसेक्ट्स के अंदर जो गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है, यानी कि उसका जो फेकंडिटी रेट होता है वो होता है जी 249 गैमेट्स, ठीक है। पूरी लाइफ के दौरान वो 249 गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 या 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, यानी कि इंक्रीज कर दिया जाए या इसको डिक्रीज कर दिया जाए, तो उस सूरत में उनकी जो नंबर होता है गैमेट्स का वो 149 तक या 190 तक जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी टेम्परेचर एंड सेक्स रेशो। इसमें क्या होता है कि जो गैमेट्स मैच्योरेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो किस जेंडर के अंदर चेंज होना है, कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉपपॉड की, कॉपपॉड के अंदर जो है वो एक ये टेम्परेचर डिपेंडेंट इस तरह से है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो मेल के अंदर चेंज होते हैं, और अगर टेम्परेचर लो हो तो वो फीमेल के अंदर चेंज होते हैं। देन टेम्परेचर जो है वो ऑटोजेनेटिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ऑटोजेनेटिक डेवलपमेंट यानी कि जो है वो इनसाइड बिफोर बर्थ जो डेवलपमेंट्स होती हैं सारी, उसके ऊपर भी टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो, वार्म हो, तो वार्म टेम्परेचर के अंदर मोस्टली जो एग्स होते हैं या लार्वा वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, लेकिन लोअर टेम्परेचर के अंदर उनकी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। टेम्परेचर जो है वो ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट करेगा, डिफरेंट एनिमल्स की ग्रोथ पे डिफरेंट तरह से इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम जो है वो ट्राउट फिश की एग्जांपल ले लें तो जो ट्राउट फिश है वो तब तक फीडिंग नहीं करती जब तक कि उसके वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज ना कर जाए। यानी कि अगर उसके वाटर का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा वो फीडिंग करेगी, उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो की सूरत में फीडिंग नहीं होगी तो ग्रोथ रेट भी स्लो हो जाएगा। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है वो स्किन क्लोरेशन पे भी हेल्प करता है। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर या मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो समर सीजन के दौरान जो स्किन के अंदर पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन कलर जो है वो डार्क हो जाता है। और जो विंटर है, विंटर के अंदर पिगमेंटेशन थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से स्किन कलर जो है वो थोड़ा लाइट हो जाता है। ये जो फिनोमेना है कि टेम्परेचर के साथ जो है वो पिगमेंटेशन हाई और लो होती है, इस फिनोमेना को गॉइगर रूल के नेम से जाना चाहता है। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो एनिमल बिहेवियर पे भी हेल्प करता है। अगर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स का जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज आ सकता है। वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेटिंग भी हो सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस के दौरान जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। इस वजह से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू देयर स्टेजेस, यानी कि अगर एक एनिमल जो है वो लार्वल फॉर्म में है तो वो किसी एक जगह पर, अगर उसको कम टेम्परेचर चाहिए तो लार्वल फॉर्म में वो कम टेम्परेचर वाले इलाके में ही रहेगा जब तक उसकी लार्वल स्टेज ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट वो जो है वो अडल्ट फॉर्म में अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो वो ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाके की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह
क्या है कि अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल जो है वो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जिस जिस तरह का उनको टेम्परेचर चाहिए होता है उन रीजन्स की तरफ मूव करते जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। टेम्परेचर जो है वो मॉइस्चर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो भी टेम्परेचर की वजह से ही मेंटेन किया जाता है। वेपोरेशन ज़्यादा होती है या कम होती है या डायरेक्टली जो है वो एयर मॉइस्चर पे ऊपर डिपेंड करता है।